नमस्कार, कड़वी कॉफ़ी के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आप में से जो लोग कड़वी कॉफ़ी देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, उन्हें यह पता है कि हम अलग-अलग विषय पर अ, बात करते हैं। उस विषय पर लंबे समय से काम करने वाले विशेषज्ञों के साथ अ, जिन्होंने उस विषय को समझने में अपने जीवन का अच्छा खासा वक़्त दिया है। अ, हमारी जल्दी इस बात की नहीं है कि किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर अपनी राय रख दें। बल्कि हमारी कोशिश ये रहती है कि उसे हर नुक्ते से उसकी पड़ताल की जा सके। तो ये ज़रा ठहर कर इत्मीनान से की जाने वाली बातचीत का एक सिलसिला है और अ, आज की कड़ी में हम कुमार राणा से इसी तरह की एक बात करने जा रहे हैं। कुमार राणा अपना परिचय एक रिसर्च एक्टिविस्ट के रूप में देखना देना चाहते हैं, रिसर्च एक्टिविस्ट के रूप में, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वो लेखक हैं, अनुवादक हैं, अ, उन्होंने संस्थाएँ स्थापित की हैं, अ, जन आंदोलनों में हिस्सा लिया है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है बंगाल का नया परिदृश्य। क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बंगाल एक नए युग में प्रवेश कर गया है। युगांतर हुआ है बंगाल में। अ, बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पताका, विजय पताका फहरा दी है और बंगाल में पुराने ज़माने का खात्मा हो गया है। तो चूंकि कुमार बंगाल को बहुत करीब से और बहुत गहराई से जानते हैं, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भौगोलिक रूप से भी बंगाल के हर इलाके को वे जानते हैं और सामाजिक रूप से भी वे बंगाल के हर स्तर को अच्छी तरह से पहचानते हैं और उनसे उनका जीवन संपर्क है। प्राथमिक शिक्षकों के साथ लंबे समय से वे काम कर रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक एक तरह से समाज के बारे में सूचना देने वाले या उसका तापमान बताने वाली पहली कड़ी। अ, तो कुमार अभी रांची में रह रहे हैं, लेकिन आज वे कलकत्ते में हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं यह समझने के लिए कि यह जो कहा जा रहा है कि बंगाल एक नए युग में प्रवेश कर गया है और यह प्रवेश जो हुआ है वह कोई क्रांति के माध्यम से नहीं हुआ है। हालांकि ये क्रांति से कम नहीं है। यह एक स्वाभाविक जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जो भारत में चुनाव है। चुनाव के जरिए परिवर्तन होता है। तो क्या यह वास्तव में एक स्वाभाविक और वैध जनतांत्रिक प्रक्रिया थी जिससे यह परिवर्तन हुआ है? हम यहाँ से बातचीत शुरू करें। आपका स्वागत करने के साथ ये प्रश्न आपके सामने है कुमार। एक जनतांत्रिक पहला तो है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कुछ हद तक लोगों को एक हक देता है अपना जो उम, अपना अपना शासक को चुनने के लिए, कौन उनके शासक होंगे वो चुनने के लिए। लेकिन जनतांत्रिक, तो इस जनतांत्रिक में भी इस बार जो हुआ है, जो अ, कोई थ्रेट से कम नहीं है, जो है कि जिन्होंने शासक को चुनेंगे उन्हें ही इस प्रक्रिया से हटा दिया गया। एक बड़े हिस्से, बड़े तबके के लोग, मैं मतलब तबका का बात ये कह रहा हूँ कि तबका इज नॉट इम्पोर्टेंट। 27 लाख 34 लाख तरह तरह का फिगर जो है, सो ये आ रहे हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिगर ये इम्पोर्टेंट है कि एक भी व्यक्ति जो अ, नागरिक हो, इस देश के बालिग हो और नागरिक हो, तो उनको इस प्रक्रिया में वोट, अपना चुनाव, अपना मतदान के प्रक्रिया में शामिल होने का पूरा हक ये निश्चित करना है। तो अब इसमें जो है, मैं गांधी के पास लौट जाता हूँ कि द लास्ट मैन जिनके आंसू पोंछना है, ये जो आइडिया है, उस आइडिया से हम लोग पूरे यू टर्न करके एक ऐसा आइडिया में चले आए हैं, क्योंकि इस पर आप भी लिखे हैं, आप बोले भी हैं कि ऐसा कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, वो भी इनको एक कैजुअल तरीके से
कि अच्छा ठीक है, इस बार नहीं तो अगले बार वोट डाल दीजिएगा। ये मुझे लगता है कि ये एक अ, जनतांत्रिक भारतीय भारतीय इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है। ये एक एक मोड़ है, एक थ्रेट है और इसी से हम लोगों को इलेक्शन को देखना चाहिए। बीजेपी का सपोर्ट नहीं है वेस्ट बंगाल में, ये कोई नहीं कहेगा। बीजेपी का सपोर्ट है, लोग वोट डाले हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट डाले हैं। हम लोगों से बात किया तो लोग बोले और क्यों वोट डाले वो भी बोले। और अभी ऐसे भी लोगों से मेरी कल परसों कुछ बात हुई, वो बोले गलत कर दिए, बीजेपी को नहीं डालना चाहिए था। सो देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन ये नहीं है कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं था। देखिए वो तो अलग बात हो गया, सपोर्ट है या नहीं है वो तो अलग बात हो गया। पहला बात है कि जो चुनेंगे उनके एक हिस्सा को आप बाहर कर दिए और उसके बाद इलेक्शन कर दिए। उस इलेक्शन को कहाँ तक फेयर कह सकते हैं हम लोग? ये एक बड़ा प्रश्न है अपूर्व। यानी अगर इसको एक वैध जनतांत्रिक प्रक्रिया कहना हो, तो इसको पूरी तरह से स्वच्छ और निष्पक्ष दिखना बहुत ज़रूरी है और उसकी सारी प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से ये स्वच्छ स्वच्छ माना जाएगा। लेकिन चुनाव के पहले से ही यह बहुत स्पष्ट दिख रहा था कि चुनाव आयोग एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, विपक्षी दलों के विरुद्ध है। उसकी पूरी भाषा इस प्रकार की थी और उसने एक तरह से तृणमूल कांग्रेस को धमकी देते हुए बयान जारी किया। अ, और उसके साथ-साथ सिर्फ 27 लाख नहीं, 34 लाख लोग जो सर्वोच्च न्यायालय के पास गए और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे दीजिएगा। और ये बहुत एक भयानक वक्तव्य था, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब जिनके पास ताकत है, वे ये तय करेंगे कि कौन लोग वोट दे सकते हैं और कौन लोग नहीं दे सकते। तो फिर आप उस पूरे नतीजे को वैध कैसे कह सकते हैं? पहली बात तो ये है जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चुनाव जिस प्रकार हुआ है, वो जो अ, मान्य प्रक्रिया है, वैधानिक और जिसको सर्वोच्च न्यायालय में ने भी कहा है, उसका उल्लंघन करते हुए कहा कि हुआ है। यानी चुनाव में आप वोटों की गोलबंदी जो करते हैं, उसमें क्या आप धार्मिक घृणा का सहारा ले सकते हैं या धार्मिक अपील का? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं। बाला साहब ठाकरे को उसने 6 साल के लिए मना कर दिया था चुनाव लड़ने से इसी वजह से। लेकिन इस बार बंगाल में पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के विरुद्ध घृणा प्रचार के ज़रिए किया। तो यह एक दूसरा अवैध तरीका था, जिसने इस चुनाव को दूषित बना दिया। तीसरा जिसे परकला प्रभाकर ने कहा कि 2 बातें और थीं। 34 लाख लोगों को हटाने के साथ कोई 7 लाख लोगों को अंतिम क्षण में जोड़ने की, जिसकी कोई व्याख्या नहीं दी गई। तो आपने 34 लाख को हटाया, 7 लाख को जोड़ दिया, जिसके बारे में आपने बताया नहीं। किसी को पता नहीं है वो कैसे जोड़ा गया, कैसे जुड़ा। अ, तो आप अ, मतदाताओं को ही तय कर रहे हैं, कौन मतदाता होगा, अनुकूल मतदाता। तो दूसरे ये प्रक्रिया, तीसरे जो परकला ने कहा है, वह है चुनाव के समय जब वोटिंग हो रही थी, 6 बजे शाम को जब बंद हुई वोटिंग, उस समय कितने लोग बूथ में खड़े थे। इसकी संख्या चुनाव आयोग आज तक जारी नहीं कर रहा है और उसमें जो इन्होंने गणना की परकला ने, उसके हिसाब से उनका कहना ये था कि उसके बाद 6 बजे के बाद जितने लोगों ने वोट दिया है, वह एक असंभव संख्या है और उससे संदेह पैदा होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया इसलिए संदिग्ध प्रक्रिया है और इससे जो नतीजा आया है, इसलिए वह संदिग्ध नतीजा हो जाता है। लेकिन यह दूसरी बात है, हम इसको यहीं छोड़ते हैं। हालाँकि ये बहुत गंभीर है और भारत के हर राज्य के लिए यह उतना ही आवश्यक है इसको समझना और इसको रोका जाना। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे। उसके पहले तृणमूल कांग्रेस 15 साल पहले 2011 में 37 वर्ष के वाम मोर्चे के शासन को खत्म करके आई थी, तो वह भी एक युग परिवर्तन था।
तो इतना बड़ा जो जन आधार था तृणमूल का, वह जनाधार एक दूसरे जनाधार से रिप्लेस कैसे हो गया, बदल कैसे गया, क्या हुआ, वो कौन सी सामाजिक प्रक्रियाएं थी जो चल रही थी, कौन से सामाजिक तबके थे जो इसमें हिस्सा ले रहे थे, इसको किस प्रकार हम समझें इस परिवर्तन। उसके पहले एक जोड़ दूँ मैं, इस जो जो चुनाव का प्रक्रिया होता है हिंदुस्तान में, ये बड़ा, इसमें कभी-कभी तो मज़ाक बन जाता है। देखिए, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कुछ 300 कुछ मतों से विजयी घोषित किए गए, लेकिन उसके पहले तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, वो 300 कुछ मतों से विजयी घोषित किए गए थे, घोषित कर दिए गए थे और वेबसाइट में नाम आ गया था उनका। उसके बाद बीजेपी उनका पुनर्गणना, अब जब सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक और ये डिजिटल, ये तो कोई हाथ से काउंटिंग नहीं ना हो रहा है। पहले के ज़माने में हम लोग जब इलेक्शन के बूथ में रहते थे, वो हाथ से गिनना पड़ता था। वो 4 डंडी दे कर के फिर 1 दे कर के जो वो टैली मार्क लगाना पड़ता था। ये तो ऐसा नहीं है। सो हाउ कम कि एक 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 इलेक्शन का डिक्लेयर हो जाने के बाद फिर गिनती होता है और फिर उसका जो है नतीजा बदल जाता है। सो दीज आर समथिंग व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये। अच्छा, दूसरा ये है कि उम, इसके पहले बंगाल में इतिहास रहा, और ये बंगाल सिर्फ नहीं, भारत में तरह-तरह के जगह में मतदाताएँ मत मतलब अपना मतदान नहीं कर पा रहे थे। जैसे बिहार में हम लोग देखे हैं, बंगाल में भी तरह-तरह का जो है वो होता था। लेकिन वो फ़र्क ये है, वो करते थे पॉलिटिकल पार्टी के लोग। जैसे मैं जिस इलाके में रहता हूँ, वो पंचायत इलाका में पड़ता है और वी वर नॉट अलाउड टू वोट। ये साफ प्रथम एकदम सभी लोगों को पता है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने आकर के वहाँ बंद कर दिया, वोट डालने नहीं दिया। ये हुआ है किसी-किसी जगह में। तो ये, लेकिन स्टेट जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का वोट डालना जो है निश्चित करना, वो लोगों को इस प्रोसेस से निकाल दे रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये थ्रेट है। अच्छा, प्रोसेस जो है, आप जो कह रहे हैं कि यहाँ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का, बंगाल में ऐसे ही होता है। एक है कि 2006, आपको याद होगा 2006 में जो बुद्धदेव भट्टाचार्य का फेमस स्टेटमेंट था, हम 230 हैं और वो 30 हैं। सो आई मीन those kind of statements are very very dangerous because उस समय जो दोनों दोनों पक्ष में जो वोटिंग परसेंटेज का जो था, उसमें कितना है, 5%, 7%, 10% का अंतर होता है। दैट मीन्स, तो हमारे डेमोक्रेसी में यह एक प्रॉब्लम है। यहाँ जैसे कि बीजेपी का इसको कह रहे हैं लोग, लैंडस्लाइड कर रहे हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री, क्योंकि उनको 207 या 8 सीटें मिल गई हैं, लेकिन उनका वोट शेयर है 45%, यानी कि 55% लोग इसको उसको नहीं अपनाते हैं, अपने अपने शासक के रूप में नहीं चुनते हैं। इसको हम लोग हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं। ये और इसके, तो जब तृणमूल कांग्रेस का भी सपोर्ट जब होता था, बहुत होता था, तो 43%, 44%, और उसी से तृणमूल कांग्रेस 230, 220 सीटें ले आती थी। अब उसके बदौलत ये मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँ कि पश्चिम बंगाल में लोग हमेशा जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो 77 से शुरू करते हैं। लेकिन 77 के पहले 30 साल का एक इतिहास रहा। और 30 साल का जो इतिहास रहा, वो इतिहास था कि ज़मींदारी के खिलाफ, और अ, ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो ऊँची जात का ज़मींदारों का जो दबदबा था, उसके खिलाफ
गरीब का जो लड़ाई है, उस लड़ाई में वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस लड़ाई में बंगाल रेनेसांस के जो प्रोडक्ट जो जो बंगाली अपर कास्ट जो है, अपर क्लास, वो उस लड़ाई में शामिल हुए, उस लड़ाई के साथ जुड़े। वो मान के मतलब ये तेभागा से शुरू हुआ था, उसके बाद नक्सलबाड़ी हुआ, फूड मूवमेंट हुआ, ये सारे कुछ में। और इसका नतीजा हुआ कि 77 जो एक दूसरी ओर एक मोर डेमोक्रेटिक एक सोसाइटी बनाने की ओर बंगाल शुरू किया था। लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें बाद में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, धीरे-धीरे ये जो एक अलायंस बना, उस अलायंस में भी एक इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और धीरे-धीरे नागरिक अपर अपर क्लास और मिडिल क्लास ये जो है इसको पॉलिटिक्स का कंट्रोल ले लिए। सो पॉलिटिक्स इसमें मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी का कुछ कुछ पॉलिसी जो था उसमें ये जो अपर अपर क्लास और इसका जो है एडुकेटेड क्लास, इनके जो डोमिनेशन था उसके खिलाफ लोगों को कुछ हद तक लोगों के बीच में एक क्या कहते हैं एक एक सॉलिडारिटी जैसा एक एक फॉर्म लिया था। जैसे कि मैं कहता हूँ कि 2006 7 2004 5 हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जो कि उनको सभी शाम उनको पाया जाता था नंदन करके एक जो यहाँ का कल्चरल एपिसेंटर है वहाँ पर। तो एक चीफ मिनिस्टर लंदन में इतना टाइम बिता रहे हैं और इधर उधर, तो इससे क्या हुआ कि शहर के साथ शहरी जो सिर्फ सीपीएम नहीं, जो नागरिक समाज के साथ इनको जो है नगर में जो हम लोगों को यहाँ बंगाल रेनेसांस का जो अच्छाइयाँ है, जो अचीवमेंट्स है, वो कभी उस पार हम लोग जाने नहीं दिए, भागीरथी के उस पार नहीं जाने दिए। सो ममता बनर्जी एक नई लैंग्वेज लाई थी, जो लैंग्वेज वाज़ मोर लोगों के लिए लगा कि ये हमारे हैं। तो उस लैंग्वेज था रफ़, कभी रफ़ होता था, कभी उसमें कोई पॉलिश नहीं होती थी, कुछ नहीं, लेकिन लोगों को लगा कि ये तो बाबुओं को गाली दे रही है, काइंड ऑफ थिंग। लेकिन इसमें ये दैट्स व्हाई बाबूज़ बिकेम एंटी ममता। अ, जो ममता का इस बार आप देखिएगा कि हमेशा इवन सीपीएम के हे डे में, लेफ्ट फ्रंट के हे डे में भी ममता साउथ कलकत्ता से जीती थी। उसमें कांग्रेस वाज ऑलवेज दी, आई मीन कांग्रेस का शहर ऑलवेज कांग्रेस का डोमेन ही हुआ करता था, शहर ऑलवेज तृणमूल कांग्रेस का डोमेन हुआ करता था। जब भी मतलब लेफ्ट फ्रंट के हे डे में भी यहाँ सुब्रतो मुखर्जी जीतते थे, यहाँ सोमेन मित्रा जीतते थे, तो कांग्रेस ये, लेकिन यह इस बार तृणमूल का ये जो ढह गया एकदम, तृणमूल शहर से पूरा निकल गई। तो इसका एक है कि मुझे लगता है कि ये जो बंगाली मिडिल क्लास वो छटपटा रहे थे कि उनका वर्चस्व नहीं चल रहा है, वो छटपटा रहे थे। दे वे आर ट्राइंग टू फाइंड अनदर अनदर पैट्रॉन। तो बीजेपी में वो पैट्रॉन उनको मिला। मुझे ये कहने में कोई उम, मतलब आई आई एम मोर देन श्योर अबाउट इट। जो लोगों से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है, आई एम नॉट ए फैन ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वाज़ ऑटोक्रेटिक, हर रूल वाज़ ऑटोक्रेटिक, लेकिन जिस तरह से लैंग्वेज उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से स्लोगन्स अभी भी जो चल रहे हैं, अभी भाई ममता बनर्जी का गवर्नमेंट खत्म है, उनकी पार्टी टिकेगी कि नहीं कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे
वामपंथी दलों के लोग, उनके मेन अटैक अभी भी ममता बनर्जी के मिसरूल के ऊपर है, जहाँ की होना चाहिए था कि एक भाई ये हम लोग को मान लेना पड़ेगा कि नया गवर्नमेंट आया है, तो वी हैव टू हाँ, ये गवर्नमेंट आई है, इसी सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, तो इस गवर्नमेंट से हमारा क्या अपेक्षा होगी, हम क्या उसके साथ मेरा डिमांड्स क्या होगा। तो ये तो कोई मतलब जो कोई एक सेन आदमी, वो तो इसी लाइन में सोचेगा ना कि जो मर गया है उसी के ऊपर जो है खंडा चलाएगा। सो यह एक जो है थोड़ा-सा इसमें आपको लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें बहुत सारा लूज़ एरियाज़ भी हैं जिसको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो इट नीड्स टाइम, लेकिन मोटा-मोटी तौर पर यह हो गया। एंड सेकेंडली रूरल बंगाल, रूरल मिडल क्लास जो है, एंड दे आर रूरल मिडल कास्ट आल्सो। सो रूरल मिडल कास्ट आफ्टर 1982-83 इसी समय के बाद रूरल मिडिल क्लास के हाथ में वो लैंड रिफॉर्म का फायदा सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिला। सो दे गॉट सम पावर, और जब भी किसी भी पार्टी पावर में है उसी तरफ वो उनका रुझान उसी तरह रहता था। और और उनका पिक्यूलियर जो फ्यूडल जो लैंड रिलेशन का रेजिड्यूज जो है, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू हुआ है, लेकिन फ्यूडल लैंड रिलेशंस का रेसिड्यूज, फ्यूडल मतलब एग्रेरियन रिलेशंस का रेसिड्यूज अभी तक है, जिसके चलते ये लैंडेड मिडिल पेजेंट्स, नॉट वेरी बिग पेजेंट, यहाँ कोई जमींदार तो रहा नहीं, मिडिल पेजेंट्स। बट मिडिल पेजेंट्स क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ मेनी अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसके चलते वो देखो डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई जमीन में काम कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, सेम सेम परिवार में दुकान कर रहा है, जमीन में काम कर रहा है, जो कि वर्किंग क्लास के लोगों के बस का नहीं था। सो जो पुराने जो उनका एक जजमानी जैसा था कि उनके खेत में हम मेहनत नहीं करेंगे, वो हमको काम नहीं देगा तो हम भूखे मर जाएंगे। सो एक तरह का जो है जो लॉयल्टी वर्किंग क्लास का था इस इन एम्प्लॉयर के प्रति, वो लॉयल्टी बरकरार रहा। और अभी तक भी ये कुछ लोग, वामपंथी लोग, इस भ्रम में थे कि बागदी बावड़ी ये जो लोअर कास्ट जो है वो हमको वोट देते हैं क्योंकि ये खेतिहार मजदूर हैं। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये वोट डालते थे इसलिए कि इनके एम्प्लॉयर लेफ्ट को वोट डालते थे। ये बड़ा विचित्र चीज़ है कि इस कॉन्ट्रडिक्शन को मतलब समझ नहीं पाना। तो बहुत स्वाभाविक रूप से ये जो मिडल कास्ट औ और मिडल कास्ट एंड मिडल क्लास, रूरल मिडल कास्ट एंड मिडल क्लास, इनका हिस्ट्री है कि दे वेयर अनटचेबल्स, फॉर्मरली अनटचेबल्स। इकोनॉमिक मोबिलिटी के साथ-साथ इनको जो है कास्ट हायरार्की में ये ऊपर आए एंड दे बिकेम टचेबल। ऐसा कुछ कुछ जातियां जो है जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली रूरल बंगाल में पावरफुल है, और उनका स्वाभाविक रुझान है जो एम.एल. श्रीनिवास का जो थ्योरी है, या फिर रणजीत गुहा जैसे दिखाए हैं कि लोग अपने आप को जो है पावर के आईने में देखना चाहते हैं, तो वो स्वाभाविक रुझान हिंदुत्व के प्रति है। इसमें बीजेपी को ये लेफ्ट लिबरल इनको समझना चाहिए था कि बीजेपी के लिए ये बहुत फर्टाइल ग्राउंड है, क्योंकि बंगाल में एक तरह से आप देखिएगा कि ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि एक इतना रविंद्रनाथ, राम मोहन राय से शुरू करके राम मोहन राय, रविंद्रनाथ, ये नाम आते हैं, और प्रोग्रेसिव एक बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, सत्यजीत रे के फिल्म वगैरह वगैरह। और उसी बंगाल में 43-44% गर्ल्स वेयर मैरिड ऑफ बिफोर अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। ये कैसे हो सकता है? तो ये जो है ये हो सकता है, मतलब साथ-साथ ये दोनों चला। तो यहाँ मेरे ख्याल से इसको ममता बनर्जी का वो
वो पावर में तो आए और तुरंत कुछ जो है पॉपुलिस्ट कुछ प्रोग्राम्स लिए, गाँव के लोग उनके साथ रिलेट कर पाए, गाँव के ख़ास करके गरीब तबके के लोग, वुमेन उनके साथ रिलेट कर पाए। लेकिन उनको आगे ले जाने के लिए कैपेबिलिटी एक ऐसा चीज़ है कि कैपेबिलिटी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। कैपेबिलिटी आप उसको अगर थोड़ा-सा बढ़ने देंगे तो और वो बढ़ना चाहेगा। तो यही हुआ कि बंगाल में ₹1,500 का जो मैया सम्मान झारखंड का है, यहाँ लखीर भांडार। सो लखीर भांडार में वो लोगों को अ, अपूर्व पिछले 3-4 साल में बंगाल के स्ट्रीट में जो लड़ाई हम लोग देखे, उसमें एक तो था कि मिडल क्लास अ, का वो टीचर्स अपॉइंटमेंट को लेकर के, करप्शन को लेकर के बहुत सारे वो हुआ धरना वगैरह। लेकिन वर्किंग क्लास का लड़ाई जो हम लोग देखे, वो था वुमेन का। ये मिड डे मील वर्कर्स डिमांडिंग आई मीन राइटली डिमांडिंग हायर वेज, वो तो वेज भी नहीं कहा जाता है। मिड डे मील वर्कर्स को बाय द वे इनका जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं इनको तो ये एम्प्लॉयी नहीं है, ये क्या है यहाँ इनको कर्मी नहीं माना जाएगा, ये तो वॉलंटरीली करती हैं। तो वॉलंटरीली तो हम लोगों को सबको पता है आईएएस, आईपीएस मिनिस्टर कोई वॉलंटरीली नहीं करेगा, लेकिन औरतें जो है वॉलंटरीली काम करेंगी। तो इ इन ये सड़क पर आए और कई बार आशा वर्कर्स वो सड़क पर आए कई बार। ये जो आ पाए इसमें लेकिन मैं कहूँगा कि ये लखीर भांडर का एक भूमिका थी। यह भूमिका कि सड़क में आने के लिए उनको कम से कम बस का किराया देने के लिए तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? सो दीज़ आर वेरी नुआंस्ड कनेक्शंस बट वेरी इंपोर्टेंट कनेक्शंस। लेकिन ममता बनर्जी का वो विज़न नहीं था कि कैसे इसको पढ़ाया जाए। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन इसका हालत इतना खराब है, यू कैनॉट इमेजिन। हेल्थ लोगों का जो है स सारा कुछ जो है बहुत हॉस्पिटल बन गया। मतलब हेल्थ और एजुकेशन में बीजेपी का जो जिस तरह से बीजेपी देखती है, बीजेपी नॉट आरएसएस, मतलब बीजेपी का गवर्नमेंट्स जिस तरह से बाकी स्टेट में चलाते हैं, यहाँ कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, कोई नज़र नहीं आया। दूसरा है छुट्टी पे छुट्टी, सारा कुछ, कुछ भी होता है। इवन इलेक्शन कमीशन इज़ ऑल्सो आई मीन वी मस्ट क्वेश्चन द इलेक्शन कमीशन। इस बार एसआईआर को लेकर के करीब 84,000 स्कूल टीचर्स, उनको 6 महीना तक उसी में लगा रहना पड़ा। जहाँ इतना ह्यूज शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है, वहाँ 84,000 टीचर्स को आप उठा लेंगे 6 महीना तक। मतलब ऐसे ही कभी भी कुछ होता है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट टॉक अबाउट अभी कोई कोई जो मुद्दा होना चाहिए था। ये क्योंकि कुछ भी हो जाता है, माओइस्ट के खिलाफ लड़ना है, तो मिलिट्री जाकर के पहले प्राइमरी स्कूल को ले लेता है और प्राइमरी स्कूल बंद, ठीक है? कुछ भी होता है, इलेक्शन होता है, प्राइमरी स्कूल, ये काउंटिंग होता है, प्राइमरी स्कूल। सो ये जो चीज़ है, तो ममता बनर्जी का विज़न भी उसमें कोई अलग नहीं था, कि वो जैसे चल रहा है, चल रहा है, ठीक है? सेकंड करप्शन, शी हैड नो कंट्रोल ऑन इट, ये तो था ही। ये सभी लोगों को पता है करप्शन था। अ, तो उनको कैसे इसको आगे लेके बढ़ाया, जहाँ लेफ्ट फ्रंट का प्रॉब्लम ये था कि फिर कैसे इसको डाइवर्सिफ़ाई करें और यहाँ से एक जगह में रुक गई, तो वहाँ से कैसे आगे ले जाएँ, वो इमेजिनेशन लेफ्ट फ्रंट के पास, वो इमेजिनेशन का स्रोत जो है वो सूख गई। तो ममता का भी वही हुआ कि शी कुड नॉट इमेजिन मोर कि क्या करें? तो यह जो है इसी जगह में, और ममता को कभी कोई अ, कोई जस्टिफाइड विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, ठीक है? जो भी विरोध हुआ है, वो करप्शन को लेकर के, उसको लेकर के, लेकिन लोगों का जो जो डिमांड है,
एनआरईजी ये हुआ, हेल्थ का जो है जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं एक बता रहा हूँ 2019 में पार्लियामेंट में एक अश्विनी कुमार एक जवाब दिए एक एक प्रश्न के उत्तर में कि बंगाल में जो कमियां थी, सब सेंटर का कमियां थी 21%, जितना होना चाहिए उससे 21% कम। सब सेंटर एकदम नीचे स्तर पर है हेल्थ का। पीएचसी का कमियां थी 58%। तो कुछ कुछ दर्शकों को मैं बता दूं कि हम लोग तय किए थे स्वतंत्रता के बाद, देश तय किया था कि एवरी 30,000 पॉपुलेशन एक पीएचसी होगा। इसमें और भी कुछ बारीकियां हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एरिया में कुछ कम 20,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ये एवरी 30,000 पॉपुलेशन पर एक पीएचसी होगा, नहीं है एवरी 100,000 पॉपुलेशन पर एक सीएचसी होगा। बंगाल में ये 35% कम है, बिहार में और भी ज्यादा कोई कह सकते हैं। लेकिन हम लोग वी आर नॉट कंपेयरिंग विद बिहार, वी आर कंपेयरिंग विद द डिक्लेयर्ड नॉर्म। मतलब कभी भी हम लोग जब बात करते हैं, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के कि हम तो अरे पाकिस्तान से आगे। हम लोग वी आर नॉट कंपेयरिंग विद पाकिस्तान और वी आर नॉट कंपेयरिंग विद श्रीलंका, वी आर कंपेयरिंग विद आवर नॉर्म्स। हमारा नॉर्म्स क्या है और उन नॉर्म्स के साथ हम लोग कहाँ तक ईमानदारी कर पाए। सो इस मामले में ममता बनर्जी का बहुत बड़ा फेलियर रहा। वो सोच नहीं पाई और कुछ कर नहीं पाई। और उसका आई डोंट नो हाउ टू आर्टिकुलेट वो जो अ, ये जो करप्शन वाला जो मामला जो है, इस वैक्यूम को फिल किया करप्शन। बिकॉज करप्शन एक एट्रोसिटी, एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोअर्सन, इस इसके और जो है कुछ लोगों को बना दिया, एक गुट बना दिया जो कोअर्सन के माध्यम से, कोअर्सन के द्वारा लॉयल्टी एग्जैक्ट करते रहे। एक दूसरा प्रश्न भी है जो खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि राजस्थान वगैरह के समाज की व्याख्या करते समय प्राथमिक इकाई के रूप में जाति को देखा जाता है। लेकिन बंगाल पर बातचीत करते वक्त और इन चुनावों का जितना विश्लेषण हमने अब तक पढ़ा है, और राजनीतिक पार्टियों को समर्थन या समर्थन नहीं होना, उसमें बंगाल के विश्लेषण में जाति प्राय गायब रहती है। जैसे जंग बंगाल जाति विहीन राज्य है, हिंदू मुसलमान ये तो दिखाई पड़ते हैं और इस बार उनको और भी ज़्यादा स्पष्ट किया गया। लेकिन जो जातीय संरचना है बंगाल की, आ, वह क्या कर रही है, उसने कितना असर डाला है, और कितनी भूमिका निभाई है इस परिवर्तन में। क्योंकि आप उस पक्ष को ज़रा गौर से देखते रहे हैं दूसरों के मुकाबले ज़्यादा, तो उसके बारे में अगर आप हमें बताएं कि ये जो जातीय समूह हैं ये किस प्रकार व्यवहार करते रहे और अभी के चुनाव से के नतीजों से उनको कैसे जोड़ा जाए या जोड़ा जा सकता। देखिए रूरल रूरल मिडिल क्लास के बारे में मैंने बताया कि रूरल मिडिल कास्ट ये मोस्टली। अगर आप कुछ जातियों के नाम भी बताते जाएंगे, क्योंकि ये हिंदी वाले, हालांकि अब बंगाल की भाषा हिंदी हो रही है, लेकिन अ, हिंदी क्षेत्र के लोग जानते नहीं, तो अगर आप देखिए ये जाति समूहों के नाम भी बता दें। एक तो है कि हमारे पास कोई आंकड़ा देना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इसलिए कि 1931 के बाद जाति आधारित गणना यहाँ बंद कर दिया गया। कुछ राज्यों में हुआ है, बिहार में जैसे हुआ था, लेकिन बिहार में अभी तो वो वेबसाइट से हटा दिया गया है, वो गणना आपको मिलेगा नहीं बिहार वाला। तो जिन्होंने डाउनलोड करके रखे हैं तो उनके पास होगा। अम, तो यहाँ भी उस तरह से नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का जो है, क्या क्राउड क्राउड सोर्स्ड
वेबसाइट्स कुछ हैं, वहाँ से जो पता चलता है, यहाँ राढ़ का जो है, जो मतलब कि मध्य मध्य इलाका जो है बंगाल का, ये हुगली, वर्धमान, बीरभूम, ये राढ़ इलाका हो गया, मुर्शिदाबाद, ये राढ़ हो गया। ये फिर पूरा मध्य मध्य बंगाल को अगर लें, वर्धमान, हुगली, इसमें एक जाति है सदगोप, जो कि जिनका अपवर्ड मोबिलिटी हुआ सदगोप में फ्रॉम गोप। ये कोई ये हर जगह में होता है, हर जगह में इसका हिस्ट्री है, लेकिन बंगाल में शायद कुछ ज़्यादा ही है इस तरह का मोबिलिटी, और बिकॉज ऑफ इट्स पास्ट उसमें तो हम लोग नहीं जा। तो फिर एक जाति है सदगोप का पॉपुलेशन करीब 30 लाख, बट इनका जो है, दे दे कमांड ओवर a population certain times higher than their own population. So एक है माहिष्य। माहिष्य ये पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, ये और नोदिया, इनमें इनका वर्चस्व है। एंड माहिष्य एक जाति जो मछुआरों से उठ कर के आए, किसान हुए, इनमें से बहुत बड़े-बड़े बाद में ये एक इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के ओर बढ़ रहा था। यहाँ जो हमारा हावड़ा में दासनगर करके एक जगह है, वो जगह बनाया था आला मोहन दास। तो आला मोहन वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। वो यहाँ कलकत्ता शहर में मूढ़ी बेचते थे और कहीं रेंगून चले गए, करते-करते सो ही मास्टर्ड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और 60s तक भी कहीं बॉम्बे से भी लोग आकर के यहाँ से मिस्त्री ले जाते थे अच्छे बारीक काम के लिए, लेकिन उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं मिला, एंड फॉर मेनी अदर थिंग्स वो इंडस्ट्री मतलब अभी उसका हालत बहुत खराब है, अच्छा नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका इनमें से एक पॉलिटिकली भी वो पहले से दे बिकेम पावरफुल। लाइक बीरेन सासमल यहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, स्टेट प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो होता था उसका प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन अपर कास्ट कांग्रेस लीडर्स उनको नहीं माने, बोले नहीं। और यह बोला गया था, एक जेलेर बेटा हमारे नेता हवे, एक मछुआरा का बेटा हमारा नेता बनेगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कास्ट नहीं है, कास्ट वाज वेरी मच देयर। सो ये माहेश्वर कम्युनिटी जो है वो भी कुछ हद तक मतलब इनको पॉलिटिकली दे आर पावरफुल इन रूरल बेल्ट, और इनको थोड़ा सा इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी कर पाए हैं, जैसे कि वो हिस्ट्री है कि दासनगर जैसा वो बनाए थे। तो इस तरह से और भी कुछ-कुछ कम्युनिटीज़ हैं, तेली हैं, तंबूली हैं, ये सारे जो है वो जो नवोशाख कहते हैं, 9 कम्युनिटी जिन्होंने अनटचेबल से टचेबल हुए थे। तो ये मिडल रैंक का एक जो ग्रुप्स हैं, ये इनके पास रूरल एरियाज़ का कंट्रोल के साथ-साथ कुछ-कुछ अभी इनको अर्बन एरिया में भी इन लोगों का कुछ-कुछ अम, अपना कुछ सेंटर्स बना, कुछ पावर सेंटर में कुछ जगह कर भी लिए हैं। तो ममता के समय में या इन कम्युनिटीज़ के कुछ लोगों को एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अच्छा खासा वो मिला था। लेकिन एक दूसरे इसमें एक वो हो गया कि बिकॉज़ ऑफ एक मुसलमान डायनामिक्स आ गया। तो क्योंकि ममता एक वो शी वाज़ अपैरेंटली प्रो मुस्लिम, लोग उनको
प्रो मुस्लिम करके जानते थे। लेकिन ये इतना और उनके टाइम में बहुत जगह में जैसे कि बीरभूम, वर्धमान, ये सब इलाके में मुसलमान का एक लीडरशिप उभर करके आया। ये इतना सरल नहीं है कि ममता बनर्जी ने उनको बैठा दी। ये मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि 2004 में जो सचार रिपोर्ट आया, सचार रिपोर्ट आने के बाद बंगाल में जो एक उथाल-पथाल मच गया और 2005 में आया शायद सचार रिपोर्ट। तो उथल-पथल जो मच गया यहाँ पर, तो मचने के बाद मुसलमान में 2 चीज़ हुआ। एक हुआ कि पॉलिटिकल एजिटेशन, स्ट्रीट पॉलिटिक्स, और वो 2011 के इलेक्शन में उसका एक रिफ्लेक्शन हुआ। सेकंड है, उनको लगा कि हम लोगों को अपने आप कुछ करना पड़ेगा, एक एजेंसी के तौर पर। तो बहुत सारे 2006 के बाद यहाँ बहुत सारे मिशंस वगैरह, ऑन एंड दोज वेयर नॉट रिलीजियस काइंड ऑफ एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। मदरसा भी नहीं बोलते हैं उसको, मिशन बोलते हैं। और उसमें दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग देयर चिल्ड्रेन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव मतलब डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। ये अभी आप जाकर देख सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन उनका आया है, यह रिप्रेजेंटेशन कभी भी सरकारी कोई प्रयास से नहीं हुआ है। इसके पहले जब 2007-8 में हम लोग आरटीआई कर रहे थे, तो आरटीआई करके कुछ मिल रहा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में 3, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1, कहीं 0, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन था। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रहे हैं। ये तो इसका जो है कुछ असर लीडरशिप के ऊपर भी हुआ, गाँव के लीडरशिप के ऊपर। और लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप कभी भी वो बहुत वो क्या है, गंगा जल पवित्र नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ आता है, एंड सेल्फ इंटरेस्ट बिकम्स डोमिनेंट ओवर अदर थिंग्स। इसको जो है बहुत अच्छे से ये जो हुआ, इसको डिवाइड 2, मतलब जो अर्बन, पहले का जो अर्बन रूलिंग कम्युनिटीज़ थे, उसके साथ मुसलमान का एक डिवीज़न, ये बहुत क्लियरली हो गया। इसको हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा लाभ मिला इससे, कि एंटी मुसलमान फीलिंग ये। और चूंकि बहुत सारे कम्युनिटी जो फॉर्मर रूलिंग कम्युनिटीज थे, लेकिन उनको उनको लगा कि हम लोग रिप्लेस्ड हो रहे हैं, तो दे वेंट वेहीमेंटली एंटी मुस्लिम। यह एक मुझे लगता है, लेकिन इसमें ये इतना सरल नहीं है, इस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपूर्व, यह जो है मेरा कुछ कुछ लोगों से कुछ एरिया में बात करके जो लग रहा है, लेकिन इसमें सीरियस रिसर्च की ज़रूरत है। मुश्किल यह है, हमारे यहाँ बंगाल में और एक जो प्रॉब्लम है कि वी डोंट हैव सीरियस रिसर्च ऑन दीज इश्यूज़। मैं पिछले 15 साल से ट्राई कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई, चेंजेस इन बंगाल इकोनॉमी को लेकर के, अब इतने इंटेलिजेंसिया भरे हुए हैं, लोग कहते हैं कि ये बंगाल का मतलब हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल सेंटर है, वगैरह वगैरह। यू विल फाइंड, मतलब आफ्टर लैंड रिफॉर्म कोई सीरियस स्टडी कैसे हुआ, इवन 2011 के बाद कैसे हुआ, इसका इकोनॉमिक कनेक्शंस क्या है, इसका कास्ट के कनेक्शंस क्या है, ये बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। तो यह एक मुद्दा है जो हम लोग को नज़र में रखना चाहिए। और इसके इसका मतलब दे आर इंटर रिलेटेड। जिस कारण से यह कास्ट को लेकर के हम क्यों सोचे, हम तो कास्टलेस हैं, क्योंकि कास्टलेस होने में हमको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है। कास्टलेस होने से उसका एडवांटेज मुझे मिल रहा है कि हाँ ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली, लोग जो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के बात नहीं करते हैं, हेल्थ को लेकर के बात नहीं करते हैं, और सारा कुछ केंद्रित हो जाता है। अभी अभी हेल्थ का जो भी इशूज आ रहे हैं, वो है कि स्वास्थ्य साथी जो था ममता बनर्जी का, उसके जगह आ गया प्रधानमंत्री का वो
जो आयुष्मान भारत वो हो गया। बट दैट मतलब फर्स्ट थिंग इज दैट इज नॉट हेल्थ। वो एक इंश्योरेंस है एंड इट हैज वेरी लिटिल टू डू विथ हेल्थ, ये समझना पड़ेगा। लेकिन उसको ऐसे मतलब एम्पलीफाई किया गया है कि आयुष्मान भारत इज हेल्थ एंड एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। ओके, सो वी आर वी हैव shifted ourselves many miles away from our own commitment that we made at the Alma Ata Declaration 1978 and was reiterated by Indira Gandhi in 1981. So इंदिरा गांधी के बारे में हम लोग ऑथोरिटेरियन फैसिस्ट बहुत कुछ हम लोग बोले हैं, ट्रू। बट इंदिरा गांधी का एक ये था कि 1981 में शी रीइटरेटेड द कमिटमेंट कि अल्माटा में हम लोग जो किए थे प्राइमरी हेल्थ केयर का वो हम उसको मान के चलेंगे। एंड इट वाज इंदिरा गांधी government in 1975 during emergency that started the ICDS integrated child development scheme. So इसको भी मतलब आप इंदिरा गांधी का विरोध करने जाइएगा तो सिमिलरली बहुत बहुत सिंह अभी जो है आउटराइट जो नेहरू को रिजेक्ट करना, आउटराइट इंदिरा गांधी को रिजेक्ट करना, आउटराइट मनमोहन सिंह को रिजेक्ट करना। सो दीज आर वेरी डेंजरस काइंड ऑफ थिंग्स। सो कमिंग बैक टू दिस इशू कि यहाँ लोगों को प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के क्यों चिंतित हों शहर के लोग कि वो या तो शहर के जो जिला स्कूल है वहाँ पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, या तो फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, बाकी का क्या हुआ हम क्यों सोचें। सिमिलरली हेल्थ के बारे में मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई हैव प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, आई हैव अदर इंश्योरेंस है, और सरकारी नौकरी में है तो हमको तो सारा कुछ है। तो सरकारी नौकरी में इनको डीए नहीं मिलता है सरकारी नौकर को, तो ये बड़ा 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 विचलित हो जाते हैं। लेकिन लोगों को मजदूरी नहीं मिलता है उसमें इनको कोई विचलन नहीं होता है। सो यह चीज़ जो है बेसिकली ये जो 3-4 कनेक्शन के बारे में मैं बताया तो यही तक मेरा समझ है। हाँ, ये खासा पेचीदा है और जैसा आपने कहा कि चूंकि हमारे पास बहुत अध्ययन नहीं है इसको लेकर, तो बहुत निश्चित तौर पर कुछ कहना कठिन है। और ये बड़ी अजीब बात है, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि हम इतना विश्लेषण कर बैठते हैं, लेकिन हमारे पास उसके लिए प्राथमिक जानकारी अ, या जो ज्ञान का आधार होना चाहिए वो नहीं है। और यह भी एक तरह से एक टिप्पणी है, या आप कह सकते हैं ज्ञान के हमारे पूरे व्यापार पर, कि हम उसका यानी कितना सही। ज्ञान के साथ साथ मुझे लगता है कि या कुछ बेसिक बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन मैं ह्यूमैनिटी वगैरह बड़ी बड़ी बात नहीं कहना चाहता, बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कि एक है कि एवरीबॉडी हैज द राइट टू लिव, तो ये एक होना चाहिए। तो मैंने बहुत बार फटकार सुना बहुत सारी नेताओं से, मतलब मैं बोलने गया था कि वी शुड डिमांड, हम लोगों को एक मांग रखना चाहिए कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर हैं उनको तो छुट्टी नहीं है। हम लोग तो हम लोगों को तो छुट्टी मिलता है वीकली वंस और ट्वाइस, तो जो भी हो, तो उनको एक उनके लिए छुट्टी डिक्लेयर किया जाए, मांग करें कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं जो मजदूर हैं उनके लिए वीकली 1 दिन का छुट्टी। और वो छुट्टी जो है तो छुट्टी आप कैसे देंगे, वो तो उनका तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं है। सो व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, 1 दिन का, हफ्ते में 1 दिन का वेतन उनके अकाउंट में जाए कि ये उनको छुट्टी ये एक अ, तो हमको बहुत बहुत फर्क कि तुम पागल हो, ये कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल। हालांकि कुछ गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट का कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम है, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो यह डिमांड हम लोग नहीं करेंगे, ये एक बड़ा मतलब ये तो बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, बहुत कुछ बहुत रेडिकल कुछ नहीं है, सिंपली ह्यूमन डिग्निटी की बात है।
एंड लास्टली नहीं नहीं लास्टली एक बात इस मैं इस कहना बार जो चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल सोसाइटी इज खास करके यहाँ ऊंचे तबके के जो लोग हैं दे आर बेसिकली वेरी वायलेंट, ठीक है। नहीं तो इस बार 2026 में आकर के टैगोर के देश के आदमी इसको इसका विरोध नहीं हुआ, यहाँ कोई विरोध नहीं किए। इस बार 2026 में आकर के वंदे मातरम का फुल 6 स्टैंजा गाना पड़ेगा। ये जो सरकारी जो है हुक्म आया है, सरकारी जो जो ऑर्डर आया है, इट्स ऑर्डर। तो टैगोर इसको मना कर दिए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। वो 2 ही स्टैंजा रखा गया था, बाकी मना कर दिए थे, क्योंकि बाकी एक सिर्फ दुर्गा वाली बात नहीं है, वो तो हिंदू आइडल की बात है, लेकिन उसमें बाकी जो है ना कोई बहुत वायलेंट है। कोटि कोटि भूजर धीत खर कर वाले, कोटि कोटि आप पढ़े हैं पूरा वंदे मातरम? एक विचित्र लैंग्वेज में लिखा हुआ है हिंदी और बांग्ला मिला करके वो भी कैसे एक्सेप्टेड हुआ मुझे पता नहीं। कोटि कोटि भुजर धृत खर कर वाले, मतलब कोटि कोटि भुज में उसमें जो है खंडा लेकर के। सो यह अगर किसी राष्ट्र का गान हो सकता है, सो देन यू कैन इमेजिन। और उसका कोई बंगाली जो है उसका कोई विरोध नहीं किया, और उनको शायद मजा ले रहा है कि अच्छा है साहित्य सम्राट को मिल गया, हमारा साहित्य सम्राट। ओके, क्यों ना वायलेंस के लिए बोले, साहित्य सम्राट वो थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बंकिम के जो है उनका कंट्रीब्यूशन, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उनके इस रचना में जो ईमानदारी का अभाव जो है, ठीक है, तो उसको लेकर के तो कोई चर्चा नहीं है। तो आपने वंदे मातरम पर बात की और वहां से हम उस दिशा में जाते हैं जो अभी बंगाल का सबसे ज्वलंत विषय है। वह है बंगाल के मुसलमान। क्योंकि इस पूरे चुनाव में, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान विरोध के प्लेटफॉर्म पर लड़ा था। तो बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो एक चीज़ परिभाषित कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को, वह था कि वह एक ऐसे हिंदू वोट को मोबिलाइज कर रहे हैं जो एंटी मुस्लिम वोट है। और उसके बाद हमें दिखलाई पड़ रहा है कि बुलडोजर चल रहे हैं, जो दोनों पर चल रहे हैं। सबसे पहले गरीबों पर और मुसलमानों पर। और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। बकरीद अभी है, बकरीद में जो धमकी दी जा रही है, वो धमकियां अपनी जगह हैं। जो शुभेंदु अधिकारी ने दिया, उसके बाद दिलीप घोष का मैं बयान पढ़ रहा था। वह बयान है कि नियम कानून लागू किए जाएंगे। तो क्या इसके पहले नियम कानून लागू नहीं किए जाते थे? तो ये जो बंगाल की मुसलमान समस्या है, समस्या के तौर पे जिसको सामने रखा जाता है, उसको कैसे समझें और आगे ये क्या रूप लेने वाली है? अभी देखिए यहाँ तो ये कॉन्फ्लिक्ट को दंगा के रूप देने के लिए सारा मसाला तैयार है, ठीक है, कभी भी कुछ करने के लिए। लेकिन अभी तक मुसलमान काफी संयत हैं, काफी संयम जो है दिखाए हैं, काफी सूझबूझ दिखाए हैं अभी तक। इसको लेकर के जो भी ऑर्डर आया है, ये बंगाल के वर्तमान सरकार जो भी ऑर्डर लाए हैं, ये गाय के कुर्बानी को लेकर के नमाज पढ़ना, फिर माइक नहीं बजाना, ये कानून में है। ऐसा नहीं है कि ये खुद इसको बनाए हैं, ये था 1950 का कानून था, कोई कभी कभी पुराना था। उनको पहले के
मतलब बहुत बहुत सारे लोग आप जानते ही हैं कि बहुत कुछ जो है हमारे संविधान में और हमारे कानून में रह गया है जिसको नहीं रहना चाहिए था, हट जाना चाहिए था। तो लेकिन कोई परवाह नहीं किया कि इसीलिए परवाह नहीं किया कि भाई ये तो ठीक है, वो रह गया है उसमें क्या है, वो तो माना कि गया बात है कि कुर्बानी होगा, ये लोग मान लिए थे। मुसलमान लोग शुक्रवार के दिन नमाज़ पढ़ते थे रोड पर, इसलिए कि मस्जिद में उतना जगह नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग उस दिन आते हैं जुम्मे को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए रोड जाम होता है। लेकिन ये कानून था कि आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो कानून लगा रहे हैं। तो मुसलमान उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि मस्जिद में पढ़ रहे हैं, कुर्बानी हम नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, वो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कहाँ तक जो है और इसमें लेकिन ये सिर्फ़ मुसलमान के ऊपर आक्रमण हो रहा है, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ इसको। ये मुसलमान के ऊपर हो रहा है, एक तो वो आरएसएस आइडियोलॉजी, बीजेपी का आइडियोलॉजी उसके साथ और इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के बाद भी लोग बीजेपी के लीडर्स जो है वायोलेंट स्टेटमेंट दिए हैं, वो तो रहा, लेकिन मुसलमान के खिलाफ सिर्फ नहीं है, ये है कि गरीब के खिलाफ है, कहीं भी। अब पूरे देखें हावड़ा स्टेशन में, सियालदह स्टेशन में, सारे जगह में बुलडोज़र चल रहे हैं। बुलडोज़र मतलब सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या हैसियत रह गया है ये भी नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का। तो ये है कि आप बुलडोज़र नहीं चलाते हैं, चला सकते हैं, फिर उसका प्रोसेस करना है, कुछ नहीं, बुलडोज़र चले जाते हैं, तोड़ देते हैं। तो यह जो है और इसमें अगेन मिडल क्लास इज़ वेरी हैप्पी। तो जिस कारण से मुसलमान को अगर मारे तो मिडिल क्लास को दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है, मुसलमान को पीटा जाएगा तो हमको क्या है, हमको कुछ नहीं है। तो सिमिलरली गरीब को पीटा जा रहा है तो हमको चलने में, रोड में चलने में आसान होगा, हमको करने में आसान होगा और हमारी जेब में उतना पैसा है कि हम जाकर के शॉपिंग मॉल से जो 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 बनता है वहाँ जाकर के एयरपोर्ट में जैसे लोग 200-300 रुपया में कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ भी स्टेशन पर जाकर के 100 रुपया में हम चाय पीते हैं, मेरे जेब में उतना पैसा है। सो इट्स नॉट ओनली अ मुस्लिम इश्यू, इट्स आल्सो अ क्लास इश्यू। एंड मुसलमान्स जो हम लोग एक रिपोर्ट बनाए थे यहाँ के, द ओनली पब्लिक रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ द मुसलमान्स, मुसलमान ये पब्लिकली फंडेड था, कोई सरकारी पैसा नहीं आया हुआ था। तो ये जो वॉलंटियर्स बनाए थे और इसको बहुत अच्छे हिंदुस्तान के जाने-माने स्टैटिस्टिशियन इसमें इन्वॉल्व थे, जाने-माने इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व थे। उसमें उस रिपोर्ट में देखा गया था कि 80% ऑफ द मुसलमान्स ऑफ वेस्ट बंगाल आर मतलब अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर डे वर्कर्स। तो आप किसको कह रहे हैं? किसके बारे में? दूसरा यह है, अगर मुसलमान का इसको एक साइलेंट प्रोटेस्ट के रूप में अगर देखा जाए कुर्बानी और मस्जिद वाला, तो यह साइलेंट प्रोटेस्ट अगर एक्सटेंडेड हो जाता है दूसरे जगह पर, तो मिडिल क्लास को तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। नल कौन बनाएगा? मोबाइल आपका खराब हुआ है, कौन बनाएगा? आपका एसी खराब हुआ है, कौन बनाएगा? मोटरसाइकिल खराब हुआ है, गाड़ी खराब हुआ है, एंटायर जो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, तो ये एंटायर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा जो है मुसलमान है। तो आप कहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे? सो इस तरह से ये सिर्फ एक मुसलमान का ही प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गोइंग टू क्रिएट ए लार्जर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इसको इमीडिएटली मेरे ख्याल से वो जो सेनर एलिमेंट्स जो है सोसाइटी में उनको इस तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जैसे अभी दिखलाई पड़ा बकरीद के पहले आपने कहा मुसलमानों ने बहुत ही एक सावधानी के साथ उन्होंने स्टैंड लिया।
और कहा कि हम गाय नहीं खरीदेंगे। लेकिन उससे जो अशांति फैली वो हिंदुओं में फैली, जो गाय बेचना चाह रहे थे। लेकिन इसको मीडिया ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, बल्कि किसी ने नहीं, और इस पर प्रायः बातचीत हुई ही नहीं कि यह जो एक बहुत बड़ा तबका है जो गाय बेचना चाह रहा है, और उसके अंदर जो बेचैनी होगी। मुझे परसों पता चला कि उसमें कम से कम एक आत्महत्या हुई उसके कारण। अ, गाय नहीं बेच पाने के कारण जो आर्थिक संकट उस परिवार को होगा, उसके चलते उसके मुखिया ने आत्महत्या कर ली। तो लेकिन इस आत्महत्या ने किसी को विचलित नहीं किया। तो जो अभी निज़ाम आ रहा है या आ गया है, आ रहा है बंगाल में, अ, वह सिर्फ मुसलमान विरोधी ना हो नहीं होगा। यह आपने कहा कि वह दूसरे तबकों पर भी असर डालेगा और पूरे जनजीवन पर असर डालेगा। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं, नई सरकार के आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसकी दिशा बहुत स्पष्ट है। वंदे मातरम को मैंडेटरी करने की बात की जा रही है, आधी-आधी। अ, लेकिन जो बंगाल का बुद्धिजीवी तबका है, वो अभी खामोश है, वो खामोश दिखलाई पड़ रहा है। जबकि सिंगुर नंदीग्राम के समय वो काफ़ी सक्रिय था, काफ़ी मुखर था, सामने आया था। तो संकट को कितना गहरा होना चाहिए कि यह तबका भी सामने आए। मसलन आपने कहा कि वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है, तो इसके विरुद्ध कोई आवाज़ क्यों नहीं उठ पाई? और वह बुद्धिजीवी तबका सामने क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? पता नहीं इसमें क्या बोला जाए? वो तो खुद बोल सकते हैं। भई यहाँ बुद्धिजीवी जो मीडिया से शुरू करते हैं। खुलेआम जो है यहाँ मंत्रिमंडल के सदस्य जो है वो खुलेआम जो है बयान दे रहे हैं, वायोलेंट बयान दे रहे हैं। मतलब ये ये वो ये मार मारपीट करने का जो है चमड़ा उठा लेंगे, इस तरह का बयान खुलेआम ये बयान दे रहे हैं। तो ये तो एक हो गया। दूसरा है कि आप बोल रहे हैं कि किसी को पकड़ना है, तो पकड़ करके कोर्ट में ले जाने का ज़रूरत नहीं है। उसको सीधे बीएसएफ का हाथ उठा दीजिए। इ ये पता नहीं कानून की इसको किस तरह से देखता है, लेकिन एक आम जनता के दृष्टि इस पर क्या होगा कि आप किसी को भी पकड़ करके आपको लगता है कि वो घुसपैठिया है, आपको लू या आपके पास अगर प्रूफ़ भी है कि घुसपैठा है, तो आप उसको बीएसएफ के हाथ में डाल दीजिएगा, विदाउट एनी प्रोसेस। उसको कानून के पास कोर्ट में ले जाने का ज़रूरत नहीं है। इसके अगेंस्ट में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि वंदे मातरम मतलब वाला में बहुत बड़ा जो है विरोध होना चाहिए था। क्योंकि वंदे मातरम वाला जो है इनको तो पता भी है, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं उनको ये बहुत चर्चित विषय है कि वंदे मातरम का ये जो गाना जो है ये बंकिम चंद्र का ईमानदारी का अभाव था। जो आनंद मठ जो उपन्यास है, उस उपन्यास उस उपन्यास में वो अ, सेवन उसमें जो है 1763 से 1800 इस बीच में जो जिसको सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। सो एक्चुअली ये सन्यासी विद्रोह नहीं था, सन्यासी विद्रोह हेस्टिंग्स ने बोल दिया, ठीक है? तो उसी में से वो सन्यासी विद्रोह के रूप में, लेकिन उसके लीडर कौन थे? भवानी पाठक जैसे उसके लीडर थे, मंजूषा फ़कीर उसके लीडर थे, है ना? मूसा शाह उसके लीडर थे। तो ये सन्यासी फ़कीर विद्रोह था वो। तो यह जो है ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। अब आनंद मठ को वो इस तरह से तोड़े-मरोड़े और वो करके और फाइनली बोल दिए कि अंग्रेज़ आए हैं, अंग्रेज़ हमको वो हम समझ सकते हैं कि उस समय भी जो 1882 में जब आनंद मठ आया तब भी बंकिम बाबू तब भी वो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे उसमें भारत सरकार का मतलब बंगाल सरकार का नौकर थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि उसमें वो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, मुसलमान को हरा दिया अब चलो, ये तो ठीक है। लेकिन इसको तोड़-मरोड़ करके ये पूरा घटना जो है, जो अंग्रेज के खिलाफ था, तो उसको लेकर के आप नवाब के खिलाफ करवा दिए।
तो एक यहाँ तो इसको लेकर के ये लोगों को पता नहीं है, सो बात नहीं है। दूसरा है इसमें एक देश को लेकर के मैं जिस तरह से समझता हूँ कि देश को लेकर के हम अगर कोई गाना हो तो उसमें कतई वायोलेंस आ नहीं सकता है, क्योंकि मेरा जैसे एक देश है, दूसरे का भी कोई देश है, तीसरे का भी कोई देश है, तो देश में अगर वायोलेंस आ जाता है, इमीडिएटली आई एम सेग्रीगेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम दी एंटायर ह्यूमन कम्युनिटी। सो ये यह चीज़ समझना चाहिए। तो लेकिन इस बात को कौन समझाएगा? तो इसको लेकर के बंगाल में जिस तरह से एक इंटेलेक्चुअल स्टीयरिंग होना चाहिए था, रविंद्रनाथ खुद इसको उसका फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स व्हिच आर फाइन, सुजलांग सुफलांग वगैरह वगैरह जो है, शुभ्र ज्योत्स्ना, लेकिन उसमें उसमें एक लाइन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, सुमधुर भाषिणी। तो हमारे माता बहुत सुमधुर भाषिणी, लेकिन हमारे माता के जो पुत्रगण हैं, जो अभी राज्य कर रहे हैं, वो कितना सुमधुर भाषी हैं, उनका भाषण क्या है? मतलब इतना सुमधुर भाषिणी के पुत्र इतना कटुभाषी कैसे होते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो एनीवे, तो इसमें एक मज़ेदार किस्सा भी है कि रवींद्रनाथ और बंकिम बाबू के बीच रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि रवींद्रनाथ बचपन में ही कम उम्र में बंकिम बाबू का एक उपन्यास का वो आलोचना लिखे थे, तो बंकिम बाबू खफा हो गए और उन्होंने उसमें उनका लिख करके ही जवाब दिया, प्रिंटेड हुआ था कि দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্রটির জানা থাকা উচিত জন্মাইলে খুড়া মহাশয় হওয়া যায় কিন্তু জ্যাঠা মহাশय হওয়া যায় না। तो मीन्स मतलब जन्म के साथ साथ आप जन्म के साथ साथ तो चाचा किसी के बन सकते हैं, लेकिन ताऊ जी नहीं बन सकते हैं। तो तो यह तो है। दूसरा है कि जिस पर अभी हमारे सामने जो एजेंडा होना चाहिए था, मिडिल क्लास का भी वो एजेंडा होना चाहिए। इनको समझना चाहिए, मिडिल क्लास एक बात इतना सेल्फ इंटरेस्ट में इतना वो जो है डूबे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्रीगेट में जब तक हम बढ़ा नहीं पाएँगे, तब तक वो जो है हमारा जो शिखर हम लोग पहुँचे थे, कुछ लोग तो हम लोग तो पहुँचे थे, सत्यजीत रे, वो हम तो उनको वो नहीं ना वो कर सक वो तो हम पहुँचे थे। तो वो जो है उसको बरकरार रखने के लिए एग्रीगेट को ऊँचा करना पड़ेगा। तो प्राइमरी आज ये जो है स्कूल में वंदे मातरम का डिक्लेरेशन हो रहा है, लेकिन एक शब्द हम लोग अभी तक नहीं सुने कि स्कूल में अपॉइंटमेंट कब होगा? स्कूल में अ, मिड डे मील का पैसा जो यूनियन गवर्नमेंट साल दर साल जो है वो उसमें कट कर रहा है, वो कब बढ़ेगा? वो रुके हुए हैं, कम करते जा रहे हैं, आईसीडीएस में कम करते जा रहे हैं, उसमें कब परिवर्तन आएगा? टीचर नहीं है, अ, स्कूल्स का कमी, खास करके पश्चिम बंगाल में एक बड़ा प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे पूर्वांचल में ही है, झारखंड में भी मैं देख रहा हूँ, बिहार में भी देख रहा हूँ कि साइंस एजुकेशन इसका करीब-करीब गायब है। कुछ शहर को छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हार्ड साइंस इसको कहते हैं, इसका कोई सुविधा है ही नहीं। ये 2011 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, अभी तो और भी खराब स्थिति होगा कि मात्र 12% बच्चे यहाँ 12th मतलब हायर सेकेंडरी लेवल पर मात्र 12% साइंस परस्यू करते थे, और इसका कंपैरेटिव लीजिए, इसका केरला का जो है इसका कंपैरेटिव लीजिए तो 48%, क्योंकि वहाँ एकदम गांव लेवल तक आपको साइंस पढ़ने का वो जो है सुविधा मुहैया किया जाता है, यहाँ वो नहीं है। साइंस पढ़ना एक 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 बहुत मुश्किल काम हो गया है। अच्छा, दूसरा है कि और एजुकेशन के ऊपर बहुत चर्चा की विषय है।
लेकिन एक ये है कि सरकारी स्कूल सिस्टम से लोगों का या उब गए हैं या हट गए हैं, जो भी हो। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि उसके 1400 उसका एनरोलमेंट है उसके स्कूल में, और बच्चे आते हैं 150-200। बाकी दिन में प्राइवेट कोचिंग कर में चले जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग में चले जाते हैं, होते ही नहीं है। तो इस पर बात होना चाहिए या कि वंदे मातरम पर बात होना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुमार। हमारी बातचीत और भी हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बंगाल कितनी परतें हैं कि हम बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको यहाँ रोकेंगे और फिर हम आगे बात करेंगे कुछ समय के बाद। ये बहुत साफ है कि बंगाल के समाज को अ, थोड़े तटस्थ ढंग से समझने की आवश्यकता है, लेकिन यह भी देखने की ज़रूरत है कि अभी बंगाल किस दिशा में जा रहा है, और वह दिशा स्पष्ट हो चुकी है, उसके लिए और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और बंगाल के बुद्धिजीवी समाज को भी और बाहर के बुद्धिजीवी समाज को भी और समझदार लोगों को अ, इसकी आलोचना करने के लिए भी समय गुजरने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो वंदे मातरम लागू करना हो, या मुसलमानों को धमकी देना हो, या यह धमकी देना हो कि जो एसआईआर में बाहर हुए हैं, उनको सारी योजनाओं से बाहर कर दिया जाएगा, और डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये पॉलिसी अपनाई जाएगी। इन सब का विरोध करने के लिए कोई इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें भी अपनी जनतांत्रिक सजगता और सावधानी बना के रखने की आवश्यकता है, और बंगाल को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। हम थोड़े समय के बाद फिर कुमार से बात करेंगे बंगाल के हिंदीकरण पर, लेकिन क्योंकि वो एक अलग दिलचस्प विषय है। अ, और कि बंगाल जिसकी का जो काफ़ी गर्व करता था अपने बंगाली अ, पहचान पर, उसका इतनी तेज़ी से हिंदीकरण कैसे हुआ, और इसको हम कैसे समझें? इस पर हम एक आध सा बात फिर आपको तकलीफ माय देंगे कुमार। माय माय प्लेजर ऑफ आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, और आप सारे लोग जो जिन्होंने इस बातचीत को यहाँ तक सुना। मेरी मेरे हिंदी के लिए सबसे माफी मांगता हूँ। नहीं, नहीं, आप आपकी हिंदी बिल्कुल ठीक है, और बिहार में वैसे भी हम लोग बंगाली हिंदी नाम की हिंदी को स्वीकार करते हैं कि ये वैध कैटेगरी है हिंदी की। तो वो स्वीकार है, और आप तो बिहारी भी हैं एक लिहाज से, आप इतने दिन बिहार में रहे हैं। तो थैंक एक यू। बार फिर कुमार, आपको बहुत शुक्रिया। आप सारे लोग जो इस कड़ी को देख रहे थे, आप सब्सक्राइब करें और अपनी राय दें इस कार्यक्रम पर, और आगे आप और कोई राय देना चाहते हैं तो वो राय दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।